फाइन स्टूडेंट। तो देखो इस क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 एडिटोरियल्स के बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। 265 टू 268। आज जानते हो ना रेसलर प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर में, रेसलर प्रोटेस्ट, या मणिपुर में जो हुआ है, इतना हत्या वगैरह हुआ है, कांड वगैरह हुआ है। तो व्हाट अबाउट द रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ तो तबाह हो गया नहीं इस हिसाब से, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, रेसलर इश्यूज़ हुआ है तो उसमें ब्रजभूषण के अगेंस्ट हुआ था, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था उसमें, है ना, उसके अगेंस्ट पॉस्को एक्ट भी लगा था। उसने 10 साल पहले कुछ कांड किया था, बहुत सारा केसेस है उसको लेके। तो यदि रूल ऑफ लॉ सच में ही प्रिवेल करता है तो सबको सज़ा बराबर मिलना चाहिए, वो उसको क्यों छूट मिला है? तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली पुलिस को कि जल्दी एफआईआर करो इसके अगेंस्ट। ये स्थिति है इस देश का। तो ऐसा स्थिति होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का या जुडिशरी का, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल है सोसाइटी में? देखते हो ना, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसको आराम से बेल मिल जाता है। आज जो बेचारा गरीब है वो तो कितना दिन तक तुम्हारा वो अंडर ट्रायल्स में ही रहता है, जेल में ही रहता है, ओवर क्राउडेड जेल में ही रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। दूसरा देखो, बिल्कुल कल का ही बहुत सारा करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। राइस एक्सपोर्ट पे हम बैन कर दिए हैं। तो देखो, तो इसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कल भी बताए थे ना, इस तरह अचानक आप राइस पे बैन कर दिए तो जो भारत का जो क्रेडिबिलिटी है, ऐसे भी इंडिया का जो राइस है वर्ल्ड में 40% शेयर है उसका, 40% शेयर है, 40% उसका शेयर है। और अचानक भारत के द्वारा ये फैसला लेना कि जो नॉन बासमती चावल है उसको हम बंद कर रहे हैं, तो ये बैड मैसेज जाएगा। ठीक है, तो क्या है चीज़ है, इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो देखो सिमिलर टॉपिक है 267। बेल तो आसानी से मिल जाता है इन्फ्लुएंशियल पर्सनस को, मगर बेचारे जो गरीब लोग हैं वो सालों साल वेट करते हैं इस चीज़ का, है ना। जैसे देखो अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट जो केस हुआ था उसको एक ही दिन में उसका सुन लिया और उसको बेल भी मिल गया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, मोदी जी का बगल का आदमी है वो, उसको मिल गया बेल। अर्नब गोस्वामी जानते हो ना, पूछता है भारत रिपब्लिक इंडिया, ठीक है, जान रहे हो बाबू, बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पब्लिकली जाता है ये। बेल फॉर इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन आवर्स वेर एज पोर वेट फॉर ईयर्स। 268 देखो, डेटा प्रोटेक्शन लॉ फाइनली, ये जो बिल है फाइनली पार्लियामेंट मानसून सेशन में ये इंट्रोड्यूस होगा। तो सबसे बड़ा तो 268 ही है। इसमें बहुत कुछ समझने को है कि वही श्री कृष्णा कमेटी ने बोला था ना कि डेटा प्रोटेक्शन पे काम होना, रिकमेंडेशन दिया था, और अभी देखो वही सिमिलर चीज़ अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो इसमें कंसर्न्स देखेंगे, क्या जो GDPR है, जो यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है, क्या उसके आधार पे ये लॉ बनाया गया है, कहाँ कहाँ कमी है, सभी चीज़ को देखेंगे। होप से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो स्टूडेंट 265 रेसलर इशू। हाँ, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। ये हिंदू पेपर में आया था स्टूडेंट 21 जुलाई को, तो समझो इस बात को। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, कंप्लेन ऑफ रेसलर। हाँ, अब रेसलर का जो कंप्लेन है वो तो लिख ही नहीं रहा है। रेसलर कितना बार एफआईआर करने के लिए गया वो लिख ही नहीं रहा है। अब इतना दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको आना पड़ा कि जल्दी रजिस्टर करो यार, ये लोग बच्चे लोग कब से बैठे हुए धरना पे, और ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, ओलंपिक जीता हुआ आदमी सब है। ओलंपिक जीता मतलब कहते हैं ना वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम हो जाता है। तो वही बताया कि इतना दिन से बताओ, है ना, जो वुमेन ट्रेनिंग रेसलर्स है, अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स प्लेयर है, देखो कितना प्रॉब्लम फेस करे। वही सेक्सुअल एलिगेशन था ना कि सेक्सुअली कुछ एक्सप्लॉइट किया गया ब्रजभूषण के द्वारा, तो धरना प्रदर्शन ट्रेनिंग के टाइम में, ये 10 साल पहले का केस था स्टूडेंट। 2023 में देखो, अब ये जब सुना ही नहीं जा रहा था तो ये लोग बैठे धरना प्रदर्शन पर जंतर मंतर पे। जानते हो जंतर मंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप दिखा सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, न्यू दिल्ली में, है ना। अब इतना होने के बाद भी देखो एक ओवरसाइट कमेटी बना, है ना, डिस्पाइट द स्पोर्ट रिफरिंग, हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाया, मगर जो भी उसका आउटकम आया, उसका रिजल्ट आया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रजभूषण को दोषी नहीं पाया गया है। तो दिमाग तो खराब होगा ही होगा रेसलर लोग का, बात समझे। और कंट्री में भी बैड मैसेज जाएगा कि भाई जब रूल ऑफ लॉ रेसलर के लिए नहीं हो सकता है तो हम तो और कॉमन आदमी हैं, समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है देखो, है ना। तो देखो कब से बेचारे लोग बैठे हुए, अप्रैल से ही बैठे हुए हैं धरना दे के वहाँ पे, तब जाके
सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया, चीफ जस्टिस इंटरवीन किया, वो ऑर्डर किया है कि जल्दी एफआईआर रजिस्टर करो, ठीक है। रेसलर जो बोल रहे हैं जल्दी एफआईआर करो, इतना दिन से बच्चे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, घर क्या रहा है तुम। आगे देखो, तो दिल्ली पुलिस देखो रजिस्टर किया है बहुत लॉन्ग गैप के बाद, क्योंकि मजबूर हो गया ना, चीफ जस्टिस बोलेगा तो डर से तो हाथ पैर कांपेगा ही नहीं लोग का। चीफ जस्टिस जानते हो ना क्या औकात है चीफ जस्टिस का, है ना, क्या पावरफुल पोस्ट है। पुलिस लोग तो हकलाएगा चीफ जस्टिस के सामने में, जो डीजीपी होगा वो तो हाई कोर्ट के जज के सामने में ही हकलाता है। हाँ, हालत ख़राब कर देगा पकड़ के, उसका रैगिंग हो जाएगा वहाँ पे। रैगिंग डीजीपी लोग का तो रैगिंग हो जाता है। आईपीएस डीएम तो भूजा हो तो भूजा भी नहीं समझता है जज, सब हालत ख़राब कर देता है। सुप्रीम जज हाई कोर्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल होता है, और डर से बोलना पड़ता है सर हाई कोर्ट। मस्त ना, एक ऐसा संस्था भी है जो कि बहुत पावरफुल है, ये अच्छी बात है ना डेमोक्रेसी के लिए, कि जो इधर पावरफुल बोल रहा है ये उससे भी ज़रा पावरफुल है। जुडिशरी सच में बहुत पावरफुल है स्टूडेंट, जुडिशरी का बस चले तो हालत ख़राब कर दे। हाँ, जुडिशरी पे है, कोर्ट पे, और जज जो न्यायाधीश बैठे हैं न्याय देते हैं, ऐसा नहीं कि न्याय नहीं देते हैं। पटना हाई कोर्ट का जजेस का देखो ना जो वीडियो वायरल होता है, क्या गजब बोल रहे होते, कैसे तुड़वा दिया तुम, कैसे चला गया रात को, एफआईआर कैसे किया, ये वो अच्छा है सवाल पूछते। देखो 2 एफआईआर हुआ, दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर रजिस्टर किया। हाँ देखो, सेक्शन 354, सेक्शन 354A, 354D, 506 आईपीसी से ये एक हो गया, ये समझे। ये 2 एफआईआर इस तरह का रजिस्टर किया, और एक तुम्हारा पॉस्को एक्ट के हिसाब से भी किया गया है, क्योंकि जब एलिगेशन लगा है कि उस समय तो जो रेसलर जो थी ट्रेनिंग पीरियड में वो तो 18 साल से नीचे थी, तो पॉस्को एक्ट लग जाएगा बढ़िया से। पॉस्को एक्ट बताया है ना, कॉन्सेंसुअल सेक्स के लिए जो होना चाहिए वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से नीचे है तो फंस जाएगा। पॉस्को एक्ट में एक बार फंसना मतलब समझते हो ना, बहुत बड़ी बात। तो दोनों ही, एक तुम्हारा आईपीसी के हिसाब से फंसा है और एक तुम्हारा पॉस्को एक्ट से लिया गया है। और देखो यहाँ पे अब विद द रजिस्ट्रेशन अब 2 एफआईआर हुआ फर्स्ट टाइम, सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स केम इनटू द डोमेन, तो इसलिए अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पास आया है ना। इसके लिए अब जुडिशियल ओवरसाइट बैठेगा, यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो, अच्छा स्टूडेंट ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब दिल्ली पुलिस को तो पहले ही रजिस्ट्रेशन पहले ही एफआईआर करवा लेना चाहिए था, मैं बहुत बार मना किया है। तो तुम लोग को जान के हैरानी होगा स्टूडेंट कि ललिता कुमारी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बात कि यदि कोई पुलिस स्टेशन है ना में ठीक से एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो उसको भी 2 साल के लिए कारावास हो सकता है, पुलिसमैन को भी। ऐसे ग्रीवियस कंडीशन में जैसे जहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो एफआईआर करने से मना कर रहा है, तो ललिता कुमारी केस में ये बता दिया गया था कि वो ऐसे पुलिस को भी 2 साल का जेल होगा। तुम जानते हो कि इंडिया में बहुत सारे पुलिसमैन आईपीएस भी जेल गए हैं, ठीक है, ऐसा इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर में, सोचो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी पुलिस स्टेशन का जो चार्ज होगा, यदि ऑफेंस कॉग्निजिबल हो, कॉग्निजिबल मतलब मर्डर हो गया, रेप हो गया, हीनियस क्राइम हो गया, तो उस समय उसको वारंट लेने की जरूरत नहीं है मजिस्ट्रेट से, जुडिशरी से वारंट लेने की जरूरत नहीं है, वो जाकर उसको पकड़ सकता है। यही तुम्हारा ये सेक्शन 156 में दिया गया है, और सेम प्रोविजन तुम्हारा मजिस्ट्रेट के लिए दिया गया है 190C में दिया गया है, सीआरपीसी का। बात समझे? तो सीआरपीसी में तुम्हारा 156(1) हो या 190C हो, दोनों में ये दिया गया है कि यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस हो, हीनियस क्राइम हो, तो आपको कोर्ट का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वारंट बोलते हैं ना, फिल्म में देखे हो ना कि वारंट है, यदि मान लो कि उसके अगेंस्ट मर्डर का केस हो, उसके अगेंस्ट रेप का केस हो, इस तरह का हीनियस क्राइम का केस हो, किडनैपिंग का बात हो, तो बिना आप सबूत को उसको पकड़ सकते हो, ये है यहाँ प्रोविज़न है। सेक्शन 166AC देखो, ये जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें बताया कि हाँ, इसमें ही बताया गया कि यदि आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करो, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है ना, कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ गर्ल्स का, अब वो गई है बेचारा, अर्जी लेके गई है किसी पुलिस स्टेशन में, अब वो नहीं लिख रहा है, तो पुलिस को 2 साल के लिए भी जेल हो सकता है, एज पर सेक्शन 166AC ऑफ द आईपीसी। समझे? इंडियन पेनल कोड में पुलिस के ऊपर भी बाबू कारावास का है, सजा है। और इस चीज़ को फिर से रखा गया है तुम्हारा ललिता कुमारी केस 2013 में भी है, ठीक है। इसमें बताया गया कि पुलिस का ये ड्यूटी है कि वो ललिता कुमारी जजमेंट को फॉलो करे
और मैंडेटरी FIR रजिस्ट्रेशन करें। तो ललिता कुमारी केस था क्या स्टूडेंट, यहाँ पे समझो, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2013 में। तो इसमें कहा गया है कि पुलिस पावर पे ना पूरा चेक होना चाहिए, समझे, हाँ, जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए मजिस्ट्रेट का, और यानी कि जुडिशियल अपने आप ले सकता है कि FIR ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है पुलिस, बात समझे, FIR पुलिस ठीक से रजिस्टर किया कि नहीं किया, उसके लिए खुद ही जो जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट होंगे, जो जज होंगे ना, जज खुद ही ये सो मोटो पावर लेके कर सकते हैं। यानी कि ये बताने के लिए ताकि पुलिस के ऊपर भी बच्चे लोग एक लिमिटेशन रहे, पुलिस भी है ना FIR को दर्ज करे, और FIR को दर्ज करने के बाद उसको डिस्पोज करे, उसको चार्जशीट में कन्वर्ट करे। चार्जशीट समझते हो ना, जब ओके हो गया तब चार्जशीट लगता है, क्योंकि FIR तो कोई भी फेक करवा सकता है, समझ गए ना। और देखो सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ UP, है ना, यहाँ पे भी बताया गया था कि जो मजिस्ट्रेसी है, यानी कि मजिस्ट्रेट है, उसको पूरा पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जहाँ पे मिसयूज़ किया गया है पावर पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट इस चीज़ को देख सकता है कि सच में किया गया कि नहीं किया गया है। तो हम देख सकते हैं, चाहे ललिता कुमारी केस हो, चाहे 2018 का ये वाला केस हो, दोनों केस में ओवरसाइट वाला पावर दिया गया है, ताकि जुडिशियल अथॉरिटी के पास पावर होना चाहिए कि पुलिस में क्या चल रहा है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। आगे देखो, प्रिंसिपल एंड इक्विटेबल लॉ इन्फोर्समेंट इन इंडिया स्क्वायर। देखो दिक्कत है ना, अब यहाँ पे कहाँ हो रहा है, रेसलर बेचारे इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, डिले पे डिले चल रहा है। तो रूल ऑफ लॉ को लेकर सवाल है, इसमें तुम्हारा एक तरह से ना प्रॉब्लम है कि हमारे कंट्री में क्या रूल ऑफ लॉ से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रूल बाय लॉ चल रहा है कि रूल ऑफ लॉ चल रहा है। सवाल, रूल बाय लॉ मतलब जो लॉ बना रहा है वो ज़्यादा उस चीज़ को ना संरक्षण प्राप्त कर रहा है। जिससे ब्रजभूषण भी तो तुम्हारा वो है, लेजिस्लेटर है ना, पार्लियामेंट का मेंबर है वो, है ना, वो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस है। तो रूल बाय लॉ हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। समझ गए ना, खत्म हो गया फर्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पे देखो सेकंड, देखो बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट्स, हाँ, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 22 जुलाई को। देखो अब मैंने पहले ही कहा है स्टूडेंट कि इंडिया कितना बड़ा बास्केट है ना, पूरा दुनिया को राइस खिला रहा है। ये 40% तो हमारा भारत का ही जाता है। अब थोड़ा आंकड़ा देख लो, आंकड़ा तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। पूरा दुनिया में जो टोटल जो राइस एक्सपोर्ट होता है लगभग 55 मिलियन टन्स का होता है टोटल, और उसमें भारत का शेयर कितना है बच्चे लोग, 22 मिलियन टन्स है। तो हम कह सकते हैं ना 40%, है ना। पूरा कितना होता है, 55 मिलियन टन्स पूरा दुनिया में राइस बिकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना देश का प्रोडक्शन नहीं है, जो ऊपर जो व्यापार हो रहा है। पूरा दुनिया में कितना व्यापार होता है, कितना टन्स का, 55 मिलियन टन्स का, और उसमें भारत से कितना जाता है तो 22, तो 40% हुआ कि नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही है। ये तो ऐसा एग्जाम्पल है, नीचे दिया गया है, बाद में तुमको मिलेगा। हाँ, जो इंडोनेशिया और मलेशिया जिस तरह वर्ल्ड में फेमस है ना पाम ऑयल के लिए, तो इंडिया भी उसी लेवल पे फेमस है राइस के लिए। हाँ, दोनों मिला के, ठीक है, बात समझे ना। तो इतना बड़ा ब्रांड है भारत, और ये एक दिन का तपस्या नहीं है, बहुत दिन का मेहनत है। और अचानक भारत बोल रहा है कि नॉन बासमती चावल पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, वही जो वाइट राइस का जो रिस्ट्रिक्शन वो नॉन बासमती चावल को ही लेके है। तो इसका तो जो इतना दिन से मार्केट क्रिएट किया है सब धराशायी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग, तो इससे क्या हुआ कि जो 22 मिलियन टन्स हम जो बेच रहे हैं, हाँ, हमारा जा रहा है ना, तो इससे हमारा कमाई कितना हो रहा है, 11 बिलियन डॉलर कमाई हो रहा है। अब तुम लोग बच्चे लोग आंकड़ा लिखो, कुछ आंकड़ा बताना चाहते हैं। हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना होता है, मतलब हाँ 50 बिलियन टन्स का, 50 बिलियन डॉलर का। अब 50 बिलियन, अब रिपीट नहीं करेंगे, छोड़ दो, मत लिखो, लेट हो जाएगा। 50 बिलियन डॉलर, ठीक है, उसमें तुम्हारा 11 बिलियन डॉलर तुम बासमती और नॉन बासमती चावल कमा के खा रहे हो, उतना ज़्यादा है। सेकेंड मरीन प्रोडक्ट्स है ना, बताए थे ना, सेकेंड मरीन प्रोडक्ट्स है। अब ये भी समझो कि हमारे भारत में कितना उत्पाद होता है राइस का, तो हमारे भारत में उत्पाद होता है स्टूडेंट राइस का 130 से लेकर 135 मिलियन टन्स का। 130 मान के चलो, 130 मिलियन टन्स का राइस उत्पाद होता है। 130 मिलियन टन्स में 22 मिलियन टन्स बाहर जा रहा है, बात समझे, 130 में 22 मिलियन टन्स बाहर जा रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा। तो ये भी आंकड़ा तुम लोगों के पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितने भी नॉन बासमती वाइट राइस शिपमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। सही बात है ना। तो इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट ये होगा कि 10 मिलियन टन जो नॉन बासमती चावल हमारा बिक रहा था वो इंटरनेशनल मार्केट से ख़त्म हो जाएगा और इंडिया की ओर आ जाएगा। क्योंकि भारत सरकार का ये दलील है कि अभी हमारे कंट्री में राइस का प्रोडक्शन तो है मगर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मानसून एरेटिक है,
मानसून कहीं पे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जाने हो ना मानसून में क्या वेरिएशन है ना, स्पेशल वेरिएशन है, टेम्पोरल वेरिएशन है। ये सब चीज़ को समझते हुए भारत सरकार ने बोला कि नॉन बासमती चावल हम बाहर नहीं बेचेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या बिकेगा, हमारा केवल बासमती ही बिकेगा। तो यानी कि 12 मिलियन टन हमारा बासमती बिकेगा और उसका कितना आएगा हमें पैसा, लगभग $8 बिलियन आएगा। हाँ, क्योंकि बासमती चावल पे दाम ज़्यादा मिलता है स्टूडेंट। बट सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम जो डिसीजन ले रहे हैं कि 10 मिलियन टन हमारा नॉन बासमती चावल नहीं बिकेगा, और कितना बड़ा मार्केट है ये, तो ये जो डिपेंडेंट कंट्री है उसके कंट्री में तो बहुत क्राइसिस आ जाएगा राइस को लेके। तो समझे, यही चीज़ बताया गया है। हाँ, और भी सप्लायर्स है, थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, यूएस है, म्यांमार है, ये भी राइस को बाहर एक्सपोर्ट करता है। मगर इंडिया का मुकाबला नहीं है ना इससे, क्योंकि इंडिया एक कंट्री 40% का कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोग कभी भी भरपाई नहीं कर पाएगा। इंडिया यदि विड्रॉ करता है तो भरपाई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, स्मॉल पॉकेट से ये। तो इंटरनेशनल प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे ही भारत नॉन बासमती चावल बाहर नहीं देगा तो इंटरनेशनल प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आगे देखो स्टूडेंट, बहुत सारे इस तरह का हुआ है। देखो लास्ट ईयर हमने व्हीट पे भी बैन लगा दिया है ना, हमारा जो किरकिरी हुआ था टर्की में ये दुनिया, तो हमने उस पर भी बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट नहीं होगा सितंबर में, पिछले साल की बात है। 20% तुम्हारा इम्पोजिशन लगा दिया नॉन बासमती पे, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया अलग से। और देखो इस बार तो हम बोले कि शुगर भी हमारा नहीं जाएगा, दिस ईयर नहीं बिकेगा, इसलिए क्योंकि अब इथेनॉल ब्लेंडिंग अच्छा से हो रहा है। 10 से 15% तुम्हारा शुगर कैन तो उधर ही डाइवर्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि 2025 तक हमको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, और अभी तक 10% हो चुका है। 2021-22 का आंकड़ा है कि 10% हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुका है। समझ में आ रहा है सभी चीज़। हाँ, तो दिस रीजन वेयर बिकॉज, देखो क्या रीज़न है कि एक तो डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न का है ना, लोग परेशान है कि मानसून रेनफॉल कैसा आएगा, क्योंकि अब नॉर्मल है जी, वही मानसून एरेटिक है, ये कहीं पे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उस केस में यदि हम बाहर बेच देंगे तो यहाँ डोमेस्टिक में क्या होगा, यहाँ पे दाम बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नंबर 1 ये है ना। मानसून देखो, ये अलग बात है कि रिसेंट टाइम में आया है, मगर जानते हो बहुत सारी जगह पर नहीं है। और एलिनो जानते हो ना, एलिनो ही है इस बार भी, वो तो थैंक्स टू द इंडियन डाइपोल, पॉजिटिव डाइपोल और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से इतना मानसून आया है ना। तो एलिनो तो एसोसिएटेड है, तो कभी भी वर्षा नहीं होगा तो फिर ईस्टर्न इंडिया में है ना, नॉर्थ ईस्टर्न में जहाँ ईस्टर्न इंडिया में जहाँ राइस कल्टीवेशन होता है वहाँ पे कम हो सकता है। तो देखो इसमें सवाल उठाया जा रहा है। अच्छा तुम लोग याद करो, तुम लोग स्टूडेंट, भारत सरकार ने तो बहुत बड़ा क्लेम किया था कुछ दिन पहले कि हमारा इस बार रिकॉर्ड एवर प्रोडक्शन होने वाला राइस में भी, और व्हीट में भी कम नहीं होगा। हाँ, व्हीट में 22 में थोड़ा कम हो गया था, मतलब 21-22 में थोड़ा कम हो गया था बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, थोड़ा कम हो गया था। पहले 110 मिलियन टन था, वो कम हो गया तुम्हारा 105 के आसपास हो गया। इस बार बोल रहा है कि अच्छा ही होगा। तो भारत सरकार यदि ये क्लेम करती है कि रिकॉर्ड एवर प्रोडक्शन हुआ व्हीट का, राइस का, तो तुमको बैन करने की क्या जरूरत है? या तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्लिक ये बोल रहे हैं। यदि रिकॉर्ड एवर प्रोडक्शन हुआ तो आराम से बाहर बेच सकते थे। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो यही गवर्नमेंट ने तो क्लेम किया कि हाई रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा 2022 और 23 में, तो बैन क्यों कर रहे हो? ये बहुत सारा सवाल उठा रहा है कि जो आपका आउटपुट का जो डेटा है वो सही है कि नहीं है। समझ गए ना। और लास्ट ईयर देखो आपने व्हीट पे भी बैन लिया, और उससे पहले आपने बोला था कि इंडिया पूरा दुनिया को खिला रहा है। हाँ, और ये बोल के आप फिर व्हीट पे भी बैन लगा दिए। इसका मतलब आपकी कंट्री में व्हीट कम हुआ, आप झूठ का आंकड़ा ज़्यादा दिखा रहे हो, ऐसा क्रिटिक्स बोल रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो कि अचानक इस तरह बैन कर देना स्टूडेंट, जो भारत का जो क्रेडिबिलिटी है ना उस पर फर्क पड़ेगा। समझे, हमारा जो इमेज है, इंडिया का इमेज है कि हम ग्लोबल सप्लायर है, ठीक है। अफ्रीका और वेस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है ना, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा यदि हम रोकते हैं। तो बिल्डिंग को मार्केट को बिल्ड करना एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है, कितना मेहनत किया होगा तब जाके इतना मार्केट बना होगा हमारा राइस का, और एक दिन में आप धराशायी कर दिए उसको। समझे, सबसे बेस्ट उपाय ये नहीं था, सबसे बेस्ट उपाय था कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आप ज़्यादा लगा देते। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते तो महंगा हो जाता तो अपने आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ये ज़्यादा बेटर कदम हो सकता था। ऑल टुगेदर ब्लैंकेट बैन इस तरह का नहीं देना चाहिए था। समझे, तो वही बोला कि इस तरह का ब्लैंकेट एक्सपोर्ट बैन भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। आगे देखो, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 19 जुलाई को। समझो स्टूडेंट, अब ये समझ जाओ ना कितना केसेस पेंडिंग में है। हाँ, उस दिन भी बात हुआ था हमारे क्लास में। अब तुम खुद देखो पेंडिंग केसेस बढ़ते चला जा रहा है, लगभग 5 करोड़ होने वाला है स्टूडेंट। 4 करोड़ तो तुम्हारा लगभग वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का, और 1 करोड़ तुम्हारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जोड़ दोगे तो लगभग 1 करोड़ हो जाएगा। तो सब मिला कितना, 5 करोड़। हाँ, ये याद कर लेना तुम लोग। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताया गया है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट, वही सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो हायर कोर्ट से नीचे, जो हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट होता है ना,
सेशन कोर्ट जानते हो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब होता है, उसमें लगभग तुम्हारा 4.32 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 69,000 केसेस तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है, और 59 लाख तुम्हारा केसेस तुम्हारा ये जो 25 हाई कोर्ट है उसके बिफोर पेंडिंग है। सब मिला के लगभग 5 करोड़ हुआ ना, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, बताओ। हाँ, इसलिए देखते हो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो निकलता है तो इंडिया का जो रैंक है 70 वाला रैंक है। तो कितना स्लो जस्टिस सिस्टम है। अब बताओ 50 करोड़ आदमी का इच्छा और आकांक्षा फंसा हुआ है उसमें, तो 5 करोड़ आदमी का बिग 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 अमाउंट ना, और उसमें कितना फालतू का भी केस सब होगा। इसमें देखो, अब तुम लोग देखो बच्चे लोग, ये तो हो गया कोर्ट का ना। अब तुम लोग जान का हैरानी होगा कि सीबीआई का जो केस है वो खुद कछुआ छाप पे चलता है। जो सीबीआई का मतलब क्या, सीबीआई यदि केस करती है तो बहुत ग्रेव मैटर वाला चीज़ होगा, बहुत खतरनाक। ऐसे भी सीबीआई के अंदर जो केस आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है ना। अब तुम खुद देखो कि एक स्टडी कंडक्टेड किया गया था 2008 में कि 26 ईयर्स है ना, यानी कि 1980 से लेकर 84 तक, 1900 यानी कि 1980 से लेकर 84, ये 4 साल में सीबीआई के पास क्या क्या केसेस आया, उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो तुम्हारा 24 साल बाद उसके ऊपर सर्वे हुआ था 2008 में, और उस समय रिपोर्ट आया था, और ये रिपोर्ट तुम्हारा इंडियन पुलिस जर्नल में छपा था, ठीक है। और जान के हैरानी होगा तुम लोग को कि ये 4 साल पीरियड में 80 से लेकर 84 तक लगभग 275 लोग मुजरिम पाए गए, और उसमें से 144 कन्विक्टेड हुए कि हाँ ये दोषी है। अब देखो ये सीबीआई केस है, सीबीआई केस बहुत ही ग्रेव केस होता है, तो इसमें कन्विक्शन रेट ज़्यादा होगा, ये नॉर्मल केस नहीं है। सीबीआई ऐसे नॉर्मल केस को नहीं लेता है, हत्या हो गया बहुत बड़ा, जहाँ बहुत बड़ा गुत्थी है, ऐसे केस को। तो 275 जो एक्यूज पर्सन थे उसमें 134 को कन्विक्ट किया गया, यानी कि दोषी पाया गया, चार्जशीट बना उसके अगेंस्ट। अब बच्चे लोग देखो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने में लगभग तुम्हारा 1.5 साल लगता है, समझे। और एक ट्रायल होने में, ट्रायल मतलब कोर्ट में बुलाएगा, फिर बहस होगा, फिर बुलाएगा, फिर बहस होगा, ये सब चीज़ करने में लगभग 4 साल लगता है। 88 मंथ मतलब क्या होता है, लगभग 4 साल, सॉरी 88 मंथ लगभग 12 साल, आई एम सॉरी 12 साल लगता है, यानी कि 12 साल लंबित रहता है केस, 4 साल नहीं है, 12 साल लगता है। कोर्ट में आया, फिर हुआ, फिर सुनवाई होगा, फिर कोर्ट में आएगा, लगभग देखो एक केस पे पूरा फाइनल डिस्पोजल करने में 12 साल लग रहा है। बात समझ में आ गया ना। अब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा 144 कन्विक्टेड हुआ स्टूडेंट, तुम लोग को जान के हैरानी होगा, 12 साल लग रहा है ना केसेस पे, डिफरेंट केसेस पे। बाद में ये 144 में 4 ही आदमी तुम्हारा इम्प्रिजमेंट हुआ, वो भी कितना, 20 दिन के लिए। ये सीबीआई के केस का हालत है। 144 का जो कन्विक्टेड था ना जी, मुजरिम पाया गया ना, ये बच्चे लोग इसमें 4 ही आदमी दोषी पाया गया, और ये लोग भी कितना दिन के लिए गया सजा काटने के लिए, 20 दिन के लिए। ये सीबीआई का केसेस का हालत है। और 71 केसेस तो अभी लंबित है इसका 2008 से। तो अभी हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट को खराब बोलेंगे, हाई कोर्ट। तो तुम्हारा सीबीआई केसेस का ये हालत है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केसेस लेता है। बहुत कछुआ पेश पे चल रहा है ना, सब हद कछुआ पेश पे है, आदमी मर जा रहा है तो फाइल बंद हो जा रहा है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे खुद देखो 77% प्रिजनर क्या है तुम्हारा अंडर ट्रायल्स। बताओ लगभग 80% कह सकता हूँ, 75 से लेकर 80% जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल समझते हो, उस पर चार्जशीट भी नहीं हुआ, वो अभी पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ, उस पर कोई कार्रवाई वगैरह भी नहीं हुआ, उसको प्रोसीडिंग भी नहीं हुआ है। ऐसे लोग बेचारे पढ़ रहे, सर रहे, मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग पास वो पैर भी नहीं है, ये लोग बेचारे लोग वो नहीं जा सकते, कोर्ट पे नहीं जा सकते, तो सभी गरीबी लोग होगा जी। और हम जानते हैं कि हमारा प्रिजनर कितना है, लगभग हमारा 4.5 लाख तक हमारा कैपेसिटी है। अभी देखो कितना हुआ, लगभग तुम्हारा 5-5.5 लाख तक रखा गया है, यानी कि 1.5 लाख तुम्हारा एक्स्ट्रा रखा गया है। वही ना बताए थे ना कल क्लास में, 3.5 लाख 4 लाख की कैपेसिटी है, और उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा वहाँ पे जी रहा है। और देखो उसमें देखो स्टूडेंट 77% क्या है, अंडर ट्रायल सब है। बेचारे लोग प्रिजन में है क्योंकि रिलीफ नहीं मिल पाता, ये लोग को बेल नहीं मिल पाता क्योंकि ये लोग गरीब है। सिविलाइज सोसाइटी में बच्चे लोग, इन लोगों को भी तो राहत मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखते कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन कोई भी अर्नब गोस्वामी टाइप का लोग आया है ना, कोई बड़ा आदमी आया, एक ही बार में ये लोग को बेल मिल जाता है। आखिर बेल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि जेल ओवर क्राउडेड ना हो, समझे, जेल ओवर क्राउडेड ना हो, बेल मिल जाए, अपना काम भी करे आदमी, फिर जब बुलाएगा तो फिर जाएगा, उसके ऊपर होगा, जब दोषी पाया जाएगा तो अंदर डाल देगा उसको, है ना। तो बेल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था। तो इस हिसाब से जो फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार मिला है लोग को, आर्टिकल 21, उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट टू हैव लाइफ होता है आर्टिकल 21 में, है ना, और वो लाइफ को आप छीन सकते हो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से, बताए थे ना स्टूडेंट, छीन सकते हो उसको। तो
तो बेचारे लोग अंडर ट्रायल से प्रिजन में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं। ऐसे लोग का राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ क्या हुआ, बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहाँ पे पूरा आर्टिकल 21 तोहिन हो गया। और सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जजमेंट में बोल चुका है कि जस्टिस लेट मिलना भी तुम्हारा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। जस्टिस डिनाई है ना करना एक वायलेशन ऑफ वो है फंडामेंटल राइट्स। तो देखो ये प्रॉब्लम है ना। 40 अब देखो कितना विडंबना की बात है स्टूडेंट कि 40% हमारे जो लॉ मेकर है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस है। बताओ, आई लोग बढ़िया समझे में जी रहा है। और गरीब आदमी लोग देखो 77% अंडर ट्रायल से, उस पर तो मुकदमा साबित भी नहीं हुआ। तो ये क्या रूल ऑफ लॉ है? हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ है? बताओ तो। ये रूल बाय लॉ है। समझे, एक नया टर्म आया है, रूल बाय लॉ। देखो, तो राइट टू स्पीडी जस्टिस ये होना चाहिए। हाँ, और भी बहुत छोटे छोटे केस में ही होता है। देखो स्पीडी जस्टिस जैसे तो पोस्को में होता है थोड़ा स्पीडी जस्टिस, उसमें होता है। जैसे मान लो कि रेप वगैरह हीनियस क्राइम हुआ तो उसके लिए फास्ट ट्रैक बनाया गया। जब निर्भया का ये हुआ था है ना, उसके साथ दुष्कर्म किया गया तो उसके बाद फास्ट ट्रैक वगैरह बनाया गया था। मैं यहाँ पे देखो अनफॉर्चुनेटली ये नॉर्म वायलेट हो जाते हैं हर कोर्ट में कि स्पीडी जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है। समझे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे तुम 2018 और 19 का ही देख लो ना, कि एवरेज टाइम जो केसेस है डिस्पोज करने में यूरोपियन यूनियन को लगता है 6 मंथ, और इंडिया में देखो 30 मंथ लग रहा है, यानी कि 3 साल लग रहा है। इंडिया में 3 साल लग रहा है एक केस को सुलझाने में। वो सीबीआई का केस था, वो अलग बात है, और एन एवरेज लिया जा रहा है तो 3 साल लगता है। और वही यूरोपियन यूनियन देखो 6 मंथ के अंदर सुलझा देता है मैटर को। समझे, इन्फ्लुएंशियल पर्सन को तो आराम से बेल मिल जाता है, मगर जो गरीब लोग हैं वो बहुत दिन तक वेट करते रहते हैं। देखो वही बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात है रिफॉर्म्स, जुडिशरी में रिफॉर्म्स होना जरूरी है। देखो चाइना बेस्ट एग्जांपल है। चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर है वही देख लेता है केसेस को। इंडिया में नहीं हो सकता है क्या? इंडिया में भी हो सकता है। आखिर कंप्यूटर तुमसे ज़्यादा जानता है, कंप्यूटर में फिट कर दो जो केसेस है उसके हिसाब से वो सजा सुना देगा। अब ये जुडिशरी को कब से बोला जा रहा है? मैं जुडिशरी भी है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उतना जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना भी नहीं चाहता है, और डिजिटल बनना ही नहीं चाहता है। ये भी प्रॉब्लम है। अभी मुश्किल से डिजिटल बना है। अभी तुमको पता चलता है कोर्ट के अंदर क्या होता आता है ना वीडियो। पहले भी तो ऐसे ही होता होगा, मैं पहले कहाँ जानता था? तुम कंपलसरी किया गया इसलिए पता चलता है। पहले बताओ, तुम लोग मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखा था ना, कि ट्रक में ले जाता है, बीच में मिथुन चक्रवर्ती निकल जाता है, फिर बदला लेता है, बाद में फिर पुलिस के पास आ जाता है। तो भाई ये स्थिति क्यों क्रिएट कर रहे हो कि उसको तुम ट्रक में ले जा रहे हो? तुम जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, वो अपना उधर हो जाएगा। अब ये व्यवस्था आया है। एक तो पैसा खर्च करके ले जाओगे उसको बीच में, और बीच में उसका अपना ही गैंग लोग आके उसको छुड़ा के ले जाएगा, है ना। ये पुराना मूवी में दिखाता था ना, ये सब नॉर्मल चीज़ था, हर मूवी का ही प्लॉट था ये। अब मिथुन का लगभग हर मूवी में ही ये सब चीज़ दिखाया गया, वो चाहे चंडाल हो चाहे कोई भी हो है ना। देखे हो तुम लोग? देखो वही बोल रहा है कि यदि कंप्यूटर प्रोग्राम होता तो सब केस सॉल्व हो जाता। 5% जो इंपॉर्टेंट केस है वो जुडिशरी देखता है ना। 5 करोड़ है तो 5 करोड़ में 4 करोड़ सॉल्व कर देता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिशियंस का है, लेट्स से जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो वो खुद जुडिशरी देखता। तो जुडिशरी को ये भी पता चलता है कौन इंपॉर्टेंट केस है, वो हम खुद सुलझाए। तो ये बेस्ट मेथड हो सकता था। अब देखो कंप्यूटर प्रोग्राम कितना बढ़िया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा केसेस उसको पहले निवारण होगा यहाँ पे। इससे तुम्हारा डिले भी कम होता। और दूसरी बात है कि ये लोग तारीख पे तारीख जो देता है, जानते हो ना, इसके लिए सनी देओल कितना लड़े भी हैं। दामिनी मूवी देखे हो ना तुम लोग? सुने हो तारीख पे तारीख? नहीं सुने हो? तारीख पे तारीख दामिनी मूवी नहीं देखे हो तुम लोग? तुम लोग कौन सा दुनिया का आदमी लोग हैं? मूवी भी तो गलती देख के बैठे हो तुम लोग, ना जुडिशरी का देखा है ना कुछ देखा है। यहाँ पे समझो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ भी होता है तारीख दे देता है, दूसरा तारीख देता है, फिर इस फलना तारीख पे आना, फिर वो फिर दूसरा तारीख। तो यही बोला कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके हिसाब से ना एडजर्नमेंट वाला मैटर भी वहाँ डील किया गया। और फालतू का आपको तारीख पे तारीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेन बात है कि तारीख से केस बढ़ते चला जाएगा। देखो ना 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 16 साल ऐसे हो जाता है। तो उस पर भी काम होना चाहिए स्टूडेंट। तो कोशिश ये होना चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा हम केस सुलझाएँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर रूल ऑफ लॉ पे विश्वास नहीं रहेगा लोगों पे, लोग का विश्वास टूट जाएगा। समझ गए ना? ये हो गया। चलो लास्ट वन 268 है स्टूडेंट, है ना। आफ्टर ए लॉन्ग डिले ऑफ 4 years, 4 साल हो गया इंतजार किए हुए, फाइनली डेटा प्रोटेक्शन लॉ, है ना, अभी आया है। लॉ नहीं है, अभी बिल कहोगे इसको,
ठीक है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 21 जुलाई 2023। अब यहाँ पे देखो क्या है ये, जानते हो पूरा दुनिया के लिए यदि बेंचमार्क है तो जीडीपीआर है। जीडीपीआर मतलब होता है स्टूडेंट जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो यूरोपियन यूनियन का है। अब देखो डेटा जानते हो ना, 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा जो एसेट है वो डेटा ही है। डेटा से ही अमेजन बना है, डेटा से ही गूगल बना है, और ये लोग हमारा डेटा यूज़ करके बहुत पैसा कमाता है ना, कमाता है कि नहीं कमाता बताओ। तो हमसे ही डेटा लेके कमा रहा है, तो डेटा प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए। अब हमारे डेटा को यूज़ करके देखो अब क्या हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का केस में, जब ट्रम्प जो जीता था तो उस समय भी तो फेसबुक पे आरोप लगा था कि फेसबुक ने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया, डेटा लोग का डेटा जो प्राइवेसी होता है उसको वायलेट किया, इसकी वजह से ट्रम्प जीत गया, तो बहुत बड़ा आरोप लगा था उस समय। और ऐसे भी देखो आड़े हाथ लेता है अमेजन को, फेसबुक को वेस्टर्न कंट्रीज़ में, है ना। हमारे सुंदर पिचाई भी कई बार जा चुके हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, सवाल जवाब किए हैं। तो इस केस में इंडिया जैसा कंट्री में जहाँ पे 140 करोड़ है, एस्पिरेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, मोबाइल फ़ोन बढ़ रहा है, लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, लोग तरह तरह का, है ना, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन तो भारत में होना ही चाहिए। यूपीआई पेमेंट हो रहा है हमारा, है ना। अब कुछ भी ऐप तुम लोग डाउनलोड कर लेते हो, उसमें बोलता है ना कि ओके ओके दबाते हो, चलते हो तुम लोग, ओके दबाओगे सब डेटा चला जाएगा, मैनिपुलेट कर देगा वो लोग, फिर तुमको एडवर्टीजमेंट आएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखो यूरोपियन यूनियन का डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ है वो एक तरह से ना 2018 में आया था, मैं एक तरह से वर्ल्ड के लिए ना एक बेस्ट है, कम्प्रिहेंसिव डेटा प्राइवेसी लॉ है दुनिया के लिए। हाँ, इसमें क्या है कि ऐसे डेटा नहीं ले सकते, डेटा लोगे तो पूछ के डेटा लोगे। यदि मान लो कंपनी को डेटा लेना है, सोशल मीडिया को डेटा लेना है, तो वो पूछ के लेगा, और फिर वो जो आदमी है जो तुम हो, तुम्हारा ही डेटा लिया जा रहा है, तुम बोलोगे कि हमारा डेटा बंद करो, डिलीट करो, तो वो डिलीट भी कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डीम्ड कंसेप्ट है, जहाँ पे समझा जा रहा है कि तुमसे नहीं भी लिया जाए परमिशन और वो खुद ही यूज़ कर दे रहा है स्टेट, तो ऐसा बहुत कम केसेस है वहाँ पे। मैं इंडिया में तो बहुत बड़ा ब्लैंकेट है, इंडिया में अब एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, है ना, और भी बहुत सारा चीज़ के नाम पे वो डेटा को ऐसे ही सरकार यूज़ कर सकता है। तो सरकार यदि डेटा को तो अब मैनिपुलेट करके इलेक्शन में भी वो कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं बताओ। तो वही बताया गया है कि हाँ, यूरोपियन यूनियन देखो अपना ही यूनिक लीगल स्ट्रक्चर है, बट इंडिया का तो अलग ही बात है, इंडिया का उतना ठोस नहीं है। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में बनाया गया था, है ना, इसको पब्लिक कंसल्टेशन में भेजा गया था, बट उसके बाद इसका क्या स्वरूप है वो पता नहीं है। और अब जो पार्लियामेंट में आने वाला है स्टूडेंट, ये भी बात पता है कहाँ से चला है, न्यूज़पेपर से पता चला है, किसी न्यूज़ ने छापा है इस चीज़ को। अभी सरकार ने वो नहीं बताया कि हम किस तरह का बिल होगा, हमारा क्या प्रोविज़न होगा जो हम लाने वाले हैं। ये एक न्यूज़पेपर के आधार पे, न्यूज़पेपर ने कहीं से पता किया था, उसके आधार पे हम लोग जानने वाले हैं। अभी उसका फाइनल क्या स्वरूप होगा वो हमें पता चलेगा जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कल देखो, कल तुम लोगों ने किया था कंजर्वेशन एक्ट ना, उसमें अमेंडमेंट वाला किए थे ना कल, तो वो भी एक पार्लियामेंट में पास होगा, एक ये भी पास होगा, और एक बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट वो भी पास होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। और एक तुम्हारे दिल्ली से रिलेटेड है तुम्हारा, तो ये 4-5 जो लॉ है इस बार पास होगा, वहाँ पे विधायक बनेंगे इस समय, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये जो मानसून सेशन में लिया जाएगा लॉ को, होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझो, इस एडिटोरियल को समझना है तो ये टर्मिनोलॉजी समझना होगा। डेटा प्रिंसिपल मतलब तुम जिसका डेटा लिया जा रहा है, तो डेटा प्रिंसिपल बताएंगे तो मतलब तुम जिसका डेटा लिया जा रहा है, यू जो डेटा अपना यूज़ कर रहा है, तो डेटा प्रिंसिपल समझ गए ना। डेटा फिड्यूसरी का मतलब है सोशल मीडिया सब, जिसको ट्रस्ट करके तुम दे रहे हो, सोशल मीडिया सब, ठीक है। डेटा प्रिंसिपल डेटा, हाँ, जो प्रोसेस कर रहा है तुम्हारा डेटा को। पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है कि वो जो डेटा तुमसे रिलेटेड हो, तुमसे आइडेंटिफाई हो जाए तुम्हारे बारे में। मगर जो पर्सनल सेंसिटिव डेटा है, इसका मतलब पासपोर्ट, फ़ोन नंबर, फाइनेंस, हेल्थ, बायोमेट्रिक्स, कास्ट, रिलीजन, ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है स्टूडेंट। यदि किसी के हाथ में लग गया ना, देखते हो ना, बिहार बोला है ना कि हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जनगणना, तो ये कितना पर्सनल सेंसिटिव डेटा ले रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है वो। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस करना, रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर लेयर बनाना। अब देखो अलग अलग होगा ना कि फलना फलना जात का ये है वो है, सबको एक साथ रखना, ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग कौन करेगा, डेटा प्रोसेसर करेगा। और डेटा प्रोसेसर का रिलेशन किसके साथ रहेगा, डेटा फिड्यूसरी के साथ रहेगा, क्योंकि डेटा फिड्यूसरी को ही डेटा प्रोसेसर प्रोसेस करके देगा उसको। तो कहने का मतलब डेटा प्रोसेसर थर्ड पार्टी रहेगा, फर्स्ट पार्टी हम हैं, सेकंड पार्टी सोशल मीडिया है, डेटा फिड्यूसरी, और थर्ड पार्टी क्या है, डेटा प्रोसेसर है। समझ गए ना। अब प्रोफाइलिंग करने का मतलब है कि जो भी डेटा होगा उसको प्रोफाइल करके बिहेवियर पता चलेगा। जैसे मान लो कि 10 आदमी मैकडोनल्ड्स में खाता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, तो ऐसा आदमी का बन जाएगा ना बिहेवियर। बहुत सारा आदमी हेल्थ पेशेंट होगा,
बहुत सारे आदमी को डायबिटीज़ होगा तो एक प्रोफाइलिंग बन जाएगा ना, बिहेवियर उसे पता चल जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग करना। समझ गए ना? ये सब वर्ड जिक्र आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है समझने के लिए। आगे देखो, हाँ थोड़ा सा प्रोबेबल बोल रहा है क्योंकि ये देखो न्यूज़पेपर से आया है, इसलिए प्रोबेबल बोल रहा है। इसमें देखो नंबर 1 क्या है, क्या क्या हो सकता है, जो भी वेरियस न्यूज़ रिपोर्ट्स में आया क्या क्या हो सकता है इस बार जो पार्लियामेंट में जो लाने वाला है ये एक्ट। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड टू ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पर्सनल डेटा है इंक्लूडिंग ऑफलाइन पर्सनल डेटा डेट हैज़ बिन, हाँ जितने भी ऑनलाइन से रिलेटेड डेटा है तुम्हारा या ऑफलाइन डेटा जो ऑनलाइन बनने वाला है, डिजिटलाइज होने वाला, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा। उसी के लिए लाया जा रहा है कि हाउ टू मॉनिटर द ऑनलाइन डेटा या ऑफलाइन डेटा जो ऑनलाइन बनने वाला है उस पर किस तरह रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, किस तरह मॉनिटरिंग होना चाहिए, इसके लिए लाया गया है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल और वही डेटा प्रिंसिपल को, यानी कि तुम और मेरे जैसा आदमी, उसको पूरा अधिकार है कि वो अपना इन्फॉर्मेशन देख सकता है कि भाई दिखाओ, है ना, बोलता है कि बोल सकता है कि देखो हमारा जाति ये नहीं, हमारा जाति ये होगा, वो करेक्ट कर सकता है, समझे। और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रीवांस रेडिएशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि जहाँ पे हम क्वायरी अपना कर सके, और यदि इरेज करना होगा तो उसको भी बोल सकते हैं कि इरेज करो तुम, सोशल मीडिया को हम बोल सकते हैं चीज़। हाँ, इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का ही बात है कि सेंटर करेगी, कोई तरह का भी ग्रीवांसेस आया तो वहाँ पे एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी रहेगा जो सेंटर स्थापित करेगी। समझ में आ रहा है ना? डेटा फिड्यूसरी का काम ये रहेगा कि यदि मेरा कोई डेटा यूज़ कर रहा है तो वो पहले हमको बता दे, पहले हमको नोटिस दे दे, और सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन को ठीक से वो करे, एक्यूरेसी को मेंटेन करे, और पर्सनल डेटा को वो डिलीट कर दे जब काम हो गया हो तो। समझ गए थे? ये सब भी रहेगा इसमें। बिल देखो, बिल में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का बात रहेगा कि यानी कि पर्सनल डेटा आप तभी प्रोसेस कर सकते हो जब इंडिविजुअल ने ओके कहा है। जैसे मेरा डेटा को लेकर प्रोसेसिंग करना चाहता है, हाँ डेटा प्रोसेसर, और प्रोसेस करके फिड्यूसरी को देगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा परमिशन होना चाहिए, और हम बीच में रोक दिए कि छोड़ो हमारा प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए हमारे डेटा का, तो उसको रोकना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ा बाबू विवाद वाला चीज़ ये है कि कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल से जो कंसेंट वो डीम्ड माना जाएगा, यानी कि बिना पूछे भी ओके माना जाएगा। इस केस सब में कौन सा केस है? डिजास्टर मैनेजमेंट, मेडिकल इमरजेंसी, पब्लिक ऑर्डर जब ब्रेक हो जाए, एम्प्लॉयमेंट, है ना, कॉर्पोरेट का जब स्पेनोज हो जाए, जासूसी वगैरह हो जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एसेट्रा। बहुत बड़ा ब्लैंकेट हो गया ना, तो सरकार किसी न किसी जगह ढूंढ के ये कर देगी फिर। तो क्रिटिक सही बोले कि ये जो छठा नंबर है ना, ये सबसे खतरनाक ब्लैंकेट है। यहाँ पे सरकार ये सब चीज़ का वो लगा के ना डेटा को गलत यूज़ कर सकती है लोगों का, डेटा प्रिंसिपल्स का। तो क्या क्या देखो, एक्सपर्ट ने क्या क्या कंसर्न बताया है। देखो, यदि इस तरह का अनरिस्ट्रिक्टेड पावर तुम गवर्नमेंट को दोगे, सेंटर को दोगे, तो सेंटर तो किसी भी अपने गवर्नमेंट एजेंसी को ना वो लगा देगी डेटा प्रिंसिपल का डेटा वायलेट करने के लिए, लगा सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोविज़न है ना उसको, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, दुनिया भर का उसको प्रोविजन्स है। समझ गए ना? अब डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का बात करते तो वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट करने वाला, उसका चेयरपर्सन जो अपॉइंटमेंट करने वाला है वो तो सेंटर ही करेगा, तो सब कुछ तो सेंटर ही कर रहा है, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, थर्ड नंबर देखो कि रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोवर्शियल डेटा ट्रांसफर रूल्स। ये क्या होता है? इसमें क्या कहा गया ना कि एक लिस्ट बनाएंगे, गुड लिस्ट और बैड लिस्ट। हो सकता है कि चाइना वाला डेटा है या चाइना जो कंट्री है उसका हम ब्लैक लिस्ट में डाल दें जस्ट बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल रीजन, तो इसमें तुमको एथिकल चीज़ नहीं दिखेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र रूल है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे कंट्री क्या करेगा, अपने हिसाब से जियो पोलिटिकल रीजन के वजह से वो बैड लिस्ट में डाल देगा उसका डेटा सब। और देखो इसमें बताया गया कि कोई भी वायलेशन होगा तो ओनली 250 करोड़। अब चलो गूगल कितना कमाता है? हाँ बताओ, एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन है, गूगल का $2 ट्रिलियन है, उसके सामने 350 क्या है? उठ के मुंह में जी रहा है। तो ये 350 ये जो भी इतना कम रकम में कुछ नहीं है, तो बोला कि ये भी गलत है आपका, 250 करोड़ क्या कुछ नहीं है। हाँ, इसमें देखो अब ये बात समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि बिल ने केवल पर्सनल डेटा को बचाने का बात किया गया, और तुम लोग जानते हो है ना, इसमें पर्सनल डेटा का बात किया गया, मगर कई बार क्या होता है कोई भी डेटा को ना आप पर्सनल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिखा गया है कि मान लो कि एनोनिमस डेटा है, पता नहीं कि किस आदमी का डेटा है। हाँ, फॉर एग्जांपल दिया गया है, हाँ 9 PM से 11 PM पे लेट से अमेजन पे कोई विजिट किया तुम्हारा और मैं ऐसा आदमी, है ना, तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो गया कि इतना इतना आदमी का ऑर्डर आया, ये वो दुनिया भर का हेडफोन ये दिया है, ये दिया है, वो दिया है, आया इस टाइम में अमेजन पे आया। बाद में स्टूडेंट ये जो नॉन पर्सनल डेटा हुआ, ये नॉन पर्सनल डेटा को प्रोसेस करके ना ये पर्सनल डेटा भी बनाया जा सकता है। ऐसे पता चल जाएगा
कैसे पर्सनल डेटा बनाया? जैसे देखो तुम अमेजन पे काम करे, तुम ओला में भी तो गया था, तुम उबर में भी गया था, वो ट्रैक हो जाएगा दोनों का। जैसे तुम लोग को जान के हैरानी होगा कि तुम्हारे अकाउंट में यदि 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो कैसे पता चलता है? तुमको तुरंत एडवर्टीजमेंट आएगा हेल्थ को लेकर, तुमको तुरंत एडवर्टीजमेंट आएगा आप अपना बच्चा का एडमिशन ये फलना फलना जगह पर कर लीजिए। कैसे हो रहा है ये सब चीज़? हमको खुद पता नहीं है, और अंदर ही अंदर हो रहा है। तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ पता चल गया है उसको, और बार बार तुमको एडवर्टीजमेंट भेज रहा है। गलत है कि नहीं है? क्योंकि तुमको लगता है कि कोई पता ही नहीं, ये लोग को सब पता रहता है उधर से। इसलिए तो तुमको इसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टीजमेंट करना। तो जो एनोनिमस डेटा है, जिस डेटा पे पता नहीं है, उस डेटा को भी पर्सनल डेटा कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी जगह से उसका बिहेवियर चेक करके। देखो गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो इस चीज़ को लेकर भी तो लॉ में प्रोविजंस होने चाहिए। कोई नॉन पर्सनल डेटा को पर्सनल डेटा में कन्वर्ट कर रहा था, हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू मॉनिटर इट, इस पर भी बात होना चाहिए। एक्सपर्ट वही कर रहे हैं कि जो नॉन पर्सनल डेटा को पर्सनल डेटा में होगा तो उस पर क्या पेनल्टी लगना चाहिए, उसका भी बात होना चाहिए उसमें, है ना। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में बताया गया कि एजुकेशन, मान लो कि किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो जाएगा कोर्ट में, तब होगा। सो मोटो पावर लेने का अधिकार नहीं है, केवल सो मोटो लेने का पावर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को है स्टूडेंट। तो सो मोटो पावर भी तो होना चाहिए, यानी कि मान लो कि अब हमको प्रॉब्लम हुआ तो हमको ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए। वही बताया गया है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कैन ओनली इनिशिएट ए प्रोसीडिंग फॉर एजुकेशन इफ समवन अफेक्टेड मेक अ कंप्लेंट। जो अफेक्टेड वो कंप्लेंट करे तभी करेगा, हाँ, उसके लिए कोर्ट या तुम्हारा गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा तब होगा, और वो भी विथ सम एक्सेप्शन। क्योंकि जानते हो यदि पब्लिक इमरजेंसी का बात हो, पब्लिक ऑर्डर का बात हो, तो उस समय तो वो भी नहीं होगा। उस समय सरकार ही बोलेगी कि हम ही तो डेटा यूज़ किए थे तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट के लिए, तुम्हारा पब्लिक हेल्थ के लिए, ये दुनिया भर का चीज़ के लिए। हाँ, ये खाली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही सो मोटो पावर है कि इंक्वायरी खुद कर सकता है वो। मगर देखो यहाँ तो सरकार को खुद ही आगे आना चाहिए ना, क्योंकि पब्लिक उतना होशियार नहीं है इंडिया का, अभी इनिशियल स्टेज पे है। तो अब देखो डीम कंसेंट फिक्शन है ना, डीम, जहाँ पे माना जाएगा कि हमने कंसेंट ले लिया, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। बिना हमारे नॉलेज का वो लोग क्या कर रहा है, हमारे डेटा को प्रोसेस कर रहा है। देखो यूएई जीडी है, देखो यूरोपियन यूनियन का जो तुम्हारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ था, उसमें कहीं पे भी डीम्ड कंसेंट वाला बात नहीं है। इंडिया में क्यों होना चाहिए? उसमें है भी तो बहुत कम जगह पे, वहाँ पे लीगल कंप्लाइंस को लेके है, पब्लिक इंटरेस्ट को लेके है, वहाँ पे जो ब्रैकेट है बहुत छोटा ब्रैकेट है स्टूडेंट। मैं इंडिया में देखो पूरा ब्रॉड स्कोप है, तो इसको कटल करना बहुत ज़रूरी है, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो हम जो सोच के ला रहे हैं पार्लियामेंट में, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप ला रहे हो डेटा प्रोटेक्शन बिल, उल्टा गवर्नमेंट ही आपका डेटा यूज़ करना शुरू कर दे तो हो जाएगा फिर बढ़िया से। दैट्स इट।